चलिए बेटा एक बार फिर शुरू करते हैं सेकंड वीडियो अपना केमिकल और फिजिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर्स क्लास 11th का सेकंड वीडियो है ना। पिछले वीडियो में जहां मैंने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करूंगा अब इस वीडियो में बेटा। पिछले वीडियो में हमने लास्ट टॉपिक जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो आप लोगों को याद होना चाहिए। कौन सा टॉपिक था हमारा? जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम। क्या बेटा? जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम। और उसमें फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था। क्या था फर्स्ट पॉइंट हमारा जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम का? कि इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड इन ए क्लोज्ड वेसल, है ना। अब हम सेकंड पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। इट इज डायनेमिक इन नेचर, है ना। इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर। मतलब क्या है इसका? इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर का कि जब इक्विलिब्रियम पॉइंट हमें मिलता है, अटेन होता है किसी भी फिजिकल प्रोसेस में, जब इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाता है उस समय रिएक्शंस स्टॉप नहीं होती। रिएक्शन ना क्या हम प्रोसेस बोलें, जो फॉरवर्ड प्रोसेस और बैकवर्ड प्रोसेस। फॉर एग्जांपल लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर, है ना। किसी क्लोज्ड कंटेनर में पानी लिया, वाटर के वेपर्स वहाँ पे बन रहे हैं, तो वहाँ इक्विलिब्रियम पॉइंट आने का मतलब क्या होगा कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वेपर्स और वापस वेपर्स के कंडेंसेशन के द्वारा रेट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ वेपर्स इनटू लिक्विड बिकम्स इक्वल एंड दिस पॉइंट इज नोन एज इक्विलिब्रियम। तो वहाँ हुआ क्या एक्चुअली कि इक्विलिब्रियम पॉइंट जब आया है, आने के बाद तो वहाँ जो दो अपोजिट प्रोसेस हैं, एक है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वेपर्स और एक प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड फ्रॉम वेपर्स। वो दोनों प्रोसेस सेम स्पीड से लगातार चल रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं। इसलिए इसको हम कहेंगे कि ये कैसे नेचर का होता है? डायनेमिक नेचर का रहेगा। ठीक है भी। थर्ड और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम लोग दिखा सकते हैं कि सम ऑफ द मेजरेबल प्रॉपर्टीज, सम ऑफ द measurable properties of system becomes constant। फॉर एग्जाम्पल हम वहाँ पे प्रेशर ले सकते हैं, वॉल्यूम हो गया हमारा, या टेम्परेचर। ये कुछ प्रॉपर्टीज रहेंगी जो कि क्या हो जाएंगी? कांस्टेंट हो जाएंगी आफ्टर अटेनिंग द इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट आने के बाद इन प्रॉपर्टीज की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, इनकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ हम और दिखा सकते हैं कि फिजिकल प्रोसेसेस में, जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस स्टेट में है और इसको हम बाय अप्लाइंग प्रेशर लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना। तो जब इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा उस समय हम लिखेंगे क्या यहाँ पे कि इनकी जो कंसंट्रेशंस हैं, मोलर कंसंट्रेशन लिक्विड स्टेट में, उसका रेशियो विद मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या इन गैसियस फेज इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना है कि फिजिकल प्रोसेसेस में हम जो दो अलग अलग स्टेट्स हैं तो नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो लें, वहाँ पे मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वन फेज विद अदर फेज, और प्रोडक्ट साइड में जो फेज रहेगा उसकी मोलर कंसंट्रेशन का रेशियो विद रिएक्टेंट साइड, तो वो हमेशा कांस्टेंट आएगा। ठीक है। और इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्लियर है बात? समझ में आती है सभी को? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से हमें, या इसकी वैल्यू कह दो, मोलर कंसंट्रेशंस की वैल्यूज का जो रेशियो है उसकी वैल्यू को हम क्या बोल रहे हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कह रहे हैं। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से हमें क्या पता लगेगा? एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट gives idea about the extent of reaction।
क्या मतलब बेटा, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन या एक्सटेंट ऑफ द प्रोसेस कह सकते हैं। देखो जितना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा आएगी हम कहेंगे उतना ही प्रोडक्ट हमें ज़्यादा मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, दिस इज़ द रेशियो ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो ये वैल्यू ज़्यादा कब आ सकती है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा कब आ सकती है, जब हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स की वैल्यू ज़्यादा हो, किससे, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एट इक्विलिब्रियम पॉइंट। समझ में आई बात? तो यदि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा है तो हम कह सकते हैं कि भाई हमारा एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा है, मतलब कि वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है। तो ये तो कुछ बातें होंगी हमारी फिजिकल इक्विलिब्रियम के बारे में, फिजिकल प्रोसेसेस में इक्विलिब्रियम के बारे में। अब हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे, डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम इन केमिकल प्रोसेसेस। तो सबसे पहले तो बात स्टार्ट वहीं से करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस किसे कहेंगे, केमिकल रिएक्शन किसे कहेंगे, व्हेन समथिंग न्यू इज फॉर्म्ड फ्रॉम गिवन रिएक्टेंट्स कह दें या सब्सटेंसेस कह दें। जब भी कुछ नया बनता है ना, तो उस प्रोसेस को, उस चेंज को वी कैन से दैट दिस इज ए केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन। whenever something new is formed from the given substances, then that change is known as chemical change, chemical reaction, chemical process. ओके एंड अब हम आगे डिस्कस करना चाहते हैं इसमें कि केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है। देखो एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, कोई भी जनरल रिएक्शन, लेट्स अज्यूम कि A प्लस B रिएक्ट्स टू फॉर्म C। ओके, तो इस रिएक्शन में A एंड B क्या है भी हमारे, व्हाट आर A एंड B, दीज आर रिएक्टेंट्स एंड व्हाट इज दिस, दिस इज प्रोडक्ट, this is the product. The process of conversion of A and B into C, A और B से C बनना, what is this, इसको हम क्या कहेंगे, this is called forward process, this is called forward process, conversion of reactants into products. And initially we have reactants and molar concentration of product is 0. शुरू में रिएक्शन, जब रिएक्शन हमारी स्टार्ट होती है, व्हेन रिएक्शन गेट्स स्टार्टेड, उस समय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C इज, मतलब रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन क्या रहेगी बेटा, ऑब्वियस सी बात है 0, क्योंकि स्टार्टिंग में तो प्रोडक्ट है ही नहीं अपने पास सिर्फ क्या है, रिएक्टेंट्स हैं। आफ्टर, ये बात होगी हमारी जस्ट इनिशियली, यदि मैं बात करूँ इनिशियली, इफ़ वी टॉक अबाउट इनिशियल कंडीशन, देन वी हैव रिएक्टेंट्स ओनली एंड प्रोडक्ट हमारे पास 0 रहेगा। फॉर एग्जाम्पल x मोल्स एंड y मोल्स ऑफ, x मोल्स ऑफ A, y मोल्स ऑफ B एंड 0 मोल्स ऑफ C। ओके, और आफ्टर टाइम t टाइम के बाद 1 मोल x का रिएक्ट करता है किसके साथ, 1 मोल ऑफ y के साथ। तो हम दिखा सकते हैं कि 1 मोल ऑफ x रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ y, मतलब 1 मोल इधर कम हो जाएगा, 1 मोल इधर कम हो जाएगा, और इधर हमारे पास C का 1 मोल बनेगा। समझ रहे हैं बात? तो आफ्टर टाइम t जब हमारे पास प्रोडक्ट अवेलेबल है, तो वहाँ पे एक रिवर्स प्रोसेस भी स्टार्ट होगा, क्या, जिसको हम बोलेंगे बैकवर्ड प्रोसेस, मतलब जिसमें प्रोडक्ट हमारा वापस टूट के रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, उसको हम बैकवर्ड प्रोसेस कहेंगे। क्लियर है बात, समझ में आ रही है सभी को? और ऐसी रिएक्शंस, देखो रिएक्शंस हम 2 तरह की बता सकते हैं वहाँ पे, कौन कौन सी, एक तो रिवर्सिबल रिएक्शंस। रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होती हैं बेटा, जहाँ पे हम इस तरह का एरो लगाते हैं। ये तो वैसे तो इक्विलिब्रियम पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है कि जब फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन और बैकवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन बराबर हो जाते हैं, लेकिन इक्विलिब्रियम उन्हीं रिएक्शंस में आ सकता है जहाँ पे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट
बन सकता है, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकती है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी, या रिएक्शन का रिवर्स संभव है। समझ रहे हो बेटा? ऐसी रिएक्शंस जहाँ पे रिएक्शंस का रिवर्स पॉसिबल है, उन रिएक्शंस को हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहेंगे और उन्हीं में इक्विलिब्रियम पॉइंट हम अटेन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम एक ट्यूब ले लेते हैं, ठीक है, उसमें Fe ले लिया, सॉलिड Fe, और उसके अंदर हम एक एंड से उस ट्यूब को हीट कर रहे हैं और एक एंड से उसमें वाटर गैसियस फॉर्म में, मतलब स्टीम या भाप कह दें, ये पास करते हैं। तो क्या बनेगा हमारे पास? Fe3O4 प्लस 4H2 गैस, ये सॉलिड बनेगा, है ना, आयरन ऑक्साइड सॉलिड बनेगा और गैस रिलीज होगी। तो एक कंडीशन तो ये होगी हमारी, ये क्या है? फॉरवर्ड प्रोसेस है। हमने क्या लिया? एक ट्यूब के अंदर जैसे आयरन रख दिया, Fe रख दिया बीच में, ठीक है भी, उसको हीट कर रहे हैं और एक एंड से वहाँ पे हम वाटर गैसियस फॉर्म में उसमें से पास कर रहे हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा? ये वाली रिएक्शन होगी वहाँ पे। लेकिन इसका रिवर्स भी संभव है। यदि हम क्या करें, उसी ट्यूब में Fe3O4 लें, ठीक है बेटा, सॉलिड, और उसको हीट करें, प्लस एक एंड से हम हाइड्रोजन गैस पास करें वहाँ पे, 4 हाइड्रोजन, तो क्या बन जाएगा? हमें मिलेगा Fe सॉलिड प्लस 4H2O गैसियस स्टेट में, ये सॉलिड और वो गैसियस स्टेट में। तो इसका रिवर्स भी पॉसिबल है, इस रिएक्शन का रिवर्स भी पॉसिबल है। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं? इसी रिएक्शन को हम इस तरह से लिखें, Fe सॉलिड, Fe3 लगाएंगे हम लोग इधर, है ना, बैलेंस करने के लिए। तो 3 Fe सॉलिड प्लस 4H2O गैसियस स्टेट में, इसका फॉरवर्ड भी संभव है और बैकवर्ड भी। तो इस तरह से एरो लगा दें, इसका मतलब ये क्या हो गया फिर? हमारी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। दिस इज ए एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। आई बात समझ में? तो रिवर्सिबल रिएक्शंस को हम इस तरह से डबल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। एक और टाइप ऑफ रिएक्शन हमारी हो सकती है, ऐसी रिएक्शंस जिनका रिवर्स पॉसिबल नहीं है, ऐसी रिएक्शंस जिनमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो बन सकता है, ठीक है बेटा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो बन सकता है, लेकिन प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। ऐसी रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलेंगे भाई? ऐसी रिएक्शंस को हम बोलेंगे इर्रिवर्सिबल रिएक्शंस। और जनरली इनकी पहचान क्या है कि वहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स या तो प्रिसिपिटेट बन जाएंगे या कुछ गैसियस स्टेट में वहाँ से अलग हो जाएंगे। यदि तुमने ओपन कंटेनर लिया है तो रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं हो पाएगी वहाँ पे कभी भी, क्योंकि कुछ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट स्पीसीज वहाँ से एस्केप हो जाएंगे, निकल जाएंगे। सो ध्यान रखना है कि रिवर्सिबल रिएक्शंस में ही इक्विलिब्रियम पॉइंट आ सकता है, इर्रिवर्सिबल रिएक्शंस में इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं आता है। समझ रहे हो बात? अब कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करें तो सिंपल सा है। एक जनरल रिएक्शन में ले लेता हूँ, लेट्स अज्यूम A प्लस B रिएक्ट्स टू फॉर्म C प्लस D। यहाँ पे मैंने स्टेट मेंशन नहीं की है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साथ, सिंपली मैंने लिखा कि A एंड B रिएक्ट टू फॉर्म C एंड D। तो यहाँ इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब क्या है? फिर वही बात आती है कि इनिशियली हमारे पास A एंड B हैं, जब रिएक्शन शुरू कर रहे हैं हम स्टार्टिंग में, समझना बेटा ध्यान से, जब रिएक्शन शुरू कर रहे हैं उस समय हमारे पास A और B है लेकिन C और D नहीं है, प्रोडक्ट तो नहीं होता इनिशियली। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद जब रिएक्शन प्रोसीड करेगी तो कुछ रिएक्टेंट्स कम हो जाएंगे और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। लेकिन जैसे ही प्रोडक्ट बनेगा उसी के साथ साथ एक रिवर्स प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, बैकवर्ड प्रोसेस। समझ रहे बात? फॉरवर्ड प्रोसेस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनना हमारा बैकवर्ड प्रोसेस। तो जैसे जैसे प्रोडक्ट बनता जाएगा वैसे वैसे बैकवर्ड प्रोसेस की स्पीड बढ़ेगी। इनिशियली ये फास्ट रहेगा, कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट, इसकी रेट हाई रहेगी, ठीक है, और प्रोडक्ट्स टूट के वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना, इसकी जो स्पीड है वो लो रहेगी। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट डिक्रीज़ होगी और बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड इंक्रीज होगी। और जैसे ही ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, सेम इन दोनों प्रोसेसेस की स्पीड इक्वल हो जाएगी, रेट इक्वल हो जाएगी, उस पॉइंट को हम कहेंगे क्या? कि हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया। ठीक है बेटा, समझ में आया सभी को?
और इस तरह की कंडीशन को दिखाने के लिए देखो हम 2 या 3 तरह का ग्राफ दिखा सकते हैं। इस तरफ हम टाइम लेते हैं, टाइम एक्सिस, और इस तरफ मैं दिखाता हूँ कंसंट्रेशन, किसका, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का ही दिखाएंगे। तो इनिशियली हम मान लेते हैं कि प्रोडक्ट्स तो बिल्कुल जीरो रहेगा हमारे पास, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हाई है, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटेगी, और एक मान लेते हैं उसके बाद इस तरह से कांस्टेंट हो जाएगा। सेम इसी मैनर में प्रोडक्ट शुरू में ज़ीरो है, लेकिन विद टाइम उनकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, और फिर एक पॉइंट आएगा जब उनकी भी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, ना बढ़ेगी ना घटेगी। तो ये जो पॉइंट आया हमारा, ये पॉइंट, जिस पॉइंट पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन सेम है और अब अनचेंज्ड है, इसको हम कहेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट। समझ रहे हो, इक्विलिब्रियम पॉइंट आने के बाद रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशंस कांस्टेंट हो जाती हैं, वो चेंज होना बंद हो जाती हैं। एक और भी तरीका हो सकता है इसको दिखाने का, मतलब हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं कि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है कुछ समय तक और फिर कांस्टेंट हो जाती है। इसी तरह से प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है और फिर वो भी कांस्टेंट हो जाती है। तो ये जो पॉइंट है जहाँ से इनकी कंसंट्रेशन वो होगी, तो ये इस पॉइंट को फिर हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कह देंगे यहाँ पे। या फिर एक थर्ड तरीका हमारा ये भी हो सकता है कि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाए, कम होके फिर कांस्टेंट हो जाए, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़े और फिर कांस्टेंट हो जाए, तो यहाँ पे ये हमारा ये पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा। 3 तरह से इस चीज़ को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ध्यान रखना सभी बच्चे लोग, ठीक है बेटा। अब इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, क्या लेते हैं, एक एग्जांपल, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O4। N2O4 एक कलरलेस गैस है। N2O4 कैसा गैस है बेटा, कलरलेस एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे कलरलेस होता है। तो हम इनिशियली क्या करते हैं, N2O4 गैस लेते हैं, कितने टेम्परेचर पे भाई, 0 डिग्री सेल्सियस पे। इसकी जो रिएक्शन रहती है वो देखो ऐसे रहेगी, N2O4 गैसियस स्टेट में, और ये टूटेगा NO2 बनेगा, ठीक है ना, NO2 बनता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे N2O4 स्टेबल है, लेकिन एक हमने ट्यूब लिया फॉर एग्जांपल, है ना, ये सिलेंडर ले लिया, इसमें हमने गैस फिल कर दी, विच गैस बेटा, N2O4, और इसको हमने रख दिया एक बीकर में जिसमें आइस डाला हुआ है हमने आइस डाला हुआ है, आइस, और टेम्परेचर वहाँ पे कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। अब यदि इस बीकर को हम शिफ्ट करते हैं एक बीकर में, दूसरे बीकर में, जिसमें क्या है, पानी है, H2O लिक्विड, और टेम्परेचर मान लेते हैं वहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होगा, यहाँ पे हमें गैस तो रहेगी, लेकिन अब ये गैस N2O4 टूटेगा, उसमें N2O4 भी रहेगा और NO2 भी बनेगा, दोनों गैसेस प्रेजेंट रहेंगी। और शुरू में कलरलेस है N2O4, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे उधर रखेंगे, धीरे धीरे इसमें कलर आना स्टार्ट हो जाएगा और कलर की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। कुछ देर बाद फिर क्या होगा, यहाँ पे कलर की जो इंटेंसिटी है वो स्टेबल हो जाएगी, समझ रहे हो, ब्राउन कलर वहाँ पे आएगा धीरे धीरे। ये N2O4 जो है ना, तो कलरलेस है, और ये हमारा ये कैसा होता है, ब्राउन कलर का। तो शुरू में लाइट ब्राउन रहेगा, धीरे धीरे उसकी डेंसिटी बढ़ेगी, और फिर एक ऐसी कंडीशन आएगी कि उसके बाद फिर इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा, जितना N2O4 टूट रहा है उतना ही NO2 मिलके वापस ही बन रहा है। तो उस पॉइंट पे जाके फिर इसका जो कलर की इंटेंसिटी है, कलर कांस्टेंट हो जाएगा, फिर चेंज होना बंद हो जाएगा। तो इस तरह से हम दिखा सकते हैं। यहाँ भी केमिकल इक्विलिब्रियम भी कैसा रहेगा भाई, समझने वाली बात है, ये भी डायनेमिक नेचर का ही रहेगा। केमिकल इक्विलिब्रियम में भी इक्विलिब्रियम का नेचर कैसा रहने वाला है बेटा, समझ में आ रहा है आप लोगों को, डायनेमिक रहेगा। मतलब डायनेमिक का मतलब क्या है, डायनेमिक का मतलब मैंने फिजिकल इक्विलिब्रियम में बताया कि ऐसी कंडीशन जहाँ पे प्रोसेसेस चल रही हैं लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा, गेटिंग, मतलब रिएक्शंस हो रही हैं लेकिन कंसंट्रेशंस में चेंज नहीं हो रहा। N2O4 की कंसंट्रेशन जितनी है उतनी ही रह जाएगी,
और NO2 की कंसंट्रेशन भी वो कांस्टेंट रहेंगे, उनका अमाउंट कांस्टेंट रहेगा, कन्वर्जन आपस में एक दूसरे का चलता रहेगा, तो इसलिए हम इसको कहते हैं ये भी कैसा है, डायनेमिक नेचर का रहेगा। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, सेम उसी तरीके से जैसे हमने फिजिकल इक्विलिब्रियम की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया था बच्चे लोगों, उसी तरह से हम लोग बता सकते हैं बेटा कि केमिकल इक्विलिब्रियम में भी कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे? फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक सेम वही उसी तरीके से हम बताएंगे यहाँ पे भी, आप लोग नोट करना चाहो तो साथ साथ मैं बोल रहा हूँ, नोट कर सकते हो। Like physical equilibrium, chemical equilibrium can also be attained only in closed vessels. Getting? Chemical equilibrium भी closed vessels में ही हम obtain कर सकते हैं, open containers में equilibrium point attain कर पाना difficult है या impossible है। Reason being, कारण क्या रहेगा बच्चे, बताओ बेटा, सोचो। कारण ये है कि यदि कंटेनर हमारा ओपन है तो वहाँ से रिएक्टेंट्स एस्केप हो जाएंगे एटमॉस्फेयर में, है ना, या फिर कुछ एटमॉस्फेरिक गैसेस वहाँ पे इंटरफेयर करेंगे रिएक्शन के अंदर, और फिर हमारा काम बिगड़ जाएगा, ठीक से जो हम चाह रहे हैं वैसा नहीं हो पाएगा। तो फर्स्ट जो पॉइंट हम लोग बता सकते हैं क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ में, जो मैंने बताया कि केमिकल इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड ओनली इन क्लोज्ड वेसल। बर्तन कैसा होना चाहिए? क्लोज्ड वेसल। क्लियर? सेकंड, कुछ ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज, ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज बिकम्स कांस्टेंट। जैसे कि हमने फिजिकल इक्विलिब्रियम में बताया था, कुछ ऐसी प्रॉपर्टी जिनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जिनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो क्या हो जाते हैं बच्चे लोगों? कांस्टेंट हो जाते हैं। ठीक है भाई। और यहाँ पे एक और पॉइंट, फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू बैकवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन। ये मैंने बताया, तो इसमें कुछ नया नहीं है। फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन और बैकवर्ड रेट ऑफ रिएक्शंस क्या हो जाते हैं बच्चे लोगों? सॉरी, इक्वल हो जाते हैं। ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे हम बता सकते हैं कि इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड फ्रॉम आइदर साइड। मतलब हमने N2O4 लिया कलरलेस, ये कलरलेस है और हाई टेम्परेचर पे ये टूटता है, क्या बनता है? NO2 बनता है। हम ये भी ले सकते हैं NO2 लेके, और उससे भी ऐसा हम प्राप्त कर सकते हैं N2O4। ठीक है, समझ में आ रही बात? मतलब ये हम 0 डिग्री सेल्सियस पे लेते हैं, ये हम 25 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं, तो ये वाला कंडीशन आ रहा है हमारे पास, तब इक्विलिब्रियम आ रहा है। इधर हम इसको हाई टेम्परेचर से स्टार्ट करके और 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की तरफ ले जाएं, कूल करें, तो ये आ जाएगा। तो इक्विलिब्रियम हम आइदर साइड से अटेन कर सकते हैं। रिएक्टेंट साइड से शुरू करके प्रोडक्ट ले सकते हैं, और प्रोडक्ट्स को रिएक्टेंट मान के रिएक्शन शुरू करें तो हमें वापस रिएक्टेंट्स मिल सकते हैं। तो रिएक्शन हम दोनों तरफ से कैरी आउट कर सकते हैं। ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट पड़ेगा? कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। केमिकल रिएक्शंस में इक्विलिब्रियम पॉइंट की वैल्यू पे, ऑन द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम पॉइंट, कैटलिस्ट हैज़ नो इफेक्ट, है ना। कैटलिस्ट सिर्फ क्या करता है? रेट, स्पीड को बढ़ाएगा या घटाएगा। इक्विलिब्रियम पॉइंट तो आएगा ही, उसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ना है। हाँ, ये हो सकता है कि स्पीड, जैसे इक्विलिब्रियम पॉइंट 2 घंटे बाद आना था, धीरे धीरे चल के रिएक्शन वहाँ तक पहुँचनी थी, तो कैटलिस्ट यदि ऐड कर दिया तो वही काम कुछ सेकंड्स में हो जाएगा, सेकंड्स के भी और छोटे हिस्से में हो जाएगा, मतलब मिली सेकंड्स में हो सकता है। बट वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो उतनी ही आनी है बेटा जितनी पहले थी, तो उस पर वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई इफेक्ट इसका नहीं पड़ने वाला है। तो ये हमारे हो गए कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है, आप लोग साथ साथ यदि इनको नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसी कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये सभी पॉइंट्स आप लोगों की बुक्स में भी अवेलेबल हैं।
दिए हुए हैं, साथ साथ बस मेन बात है आपको समझना इनको, है ना, कि क्या कहना चाह रहे हैं हम यहाँ पे। और एक इम्पोर्टेंट बात बेटा आप लोग देखिए, अब इस समय 11th क्लास में हैं और काफ़ी लेट अभी हम लोग चल रहे हैं, तो 11th क्लास में थोड़ा सीरियसली पढ़ना, क्योंकि बच्चे लोग क्या सोचते हैं कि भाई 11th क्लास में तो कुछ ऐसा है नहीं, बोर्ड एग्ज़ाम तो है नहीं, हमें नीट का एग्ज़ाम देना नहीं, हमारा IIT का 20 बार नहीं है, ना हम NDA का वो कर रहे हैं। तो सारी चीज़ें देखते हुए आपको लेज़ीनेस को छोड़ना है और सीरियसली अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है, ताकि 12th में, बोर्ड्स में और आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आप लोग अच्छा कर पाएँ। तो वो सब तभी संभव है जब आप लोग लगातार कॉन्स्टेंट एफर्ट्स करेंगे। ठीक है भाई, चलिए, तो लॉ ऑफ मास एक्शन, नेक्स्ट टॉपिक हम क्या ले रहे हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन। और इस यहाँ से हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिराइव करना सीखेंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए रिलेशन, मैथमेटिकल रिलेशन क्या होता है। लॉ ऑफ मास एक्शन आसान है। लॉ ऑफ मास एक्शन 1864 में ये ला दिया गया था। नॉर्वे के दो साइंटिस्ट थे भी हमारे, ये एक तो गुलबर्ग और एक वेज, पीटर वेज करके। तो ध्यान रखना, कोई ज़्यादा ज़रूरी तो नहीं है, बट 1864 में गुलबर्ग और वेज, पीटर वेज ने ये ला दिया था। क्या है इस लॉ के अकॉर्डिंग, उस समय तक ये माना जाता था कि मोलर कंसंट्रेशंस को एक्टिव मासेस कंसिडर किया जाता था। बेटा ध्यान देना, मोलर कंसंट्रेशंस को हम लोग क्या मानते थे, एक्टिव मास, मतलब अमाउंट ऑफ या मास ऑफ रिएक्टेंट्स विच इज़ एक्टिव, विच टेक पार्टिसिपेट या विच पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन। जितना मास रिएक्शन में भाग ले रहा है उसको हम एक्टिव मास कहते हैं। गेटिंग? ठीक है, तो यहाँ पे एक रिएक्शन मान लेते हैं हम, जनरल इक्वेशन मान लेते हैं भाई, A प्लस बी रिएक्ट्स टू फॉर्म C प्लस डी। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये फॉरवर्ड प्रोसेस है, फॉरवर्ड प्रोसेस। और इस प्रोसेस के लिए यदि रेट ऑफ रिएक्शन लिखें, क्या बेटा, इसके सामने मैं लिखता हूँ फर्स्ट कंडीशन, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर फॉरवर्ड प्रोसेस। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग किसी भी रिएक्शन की जो स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मानते हैं, किसके, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो यहाँ पे रिएक्टेंट्स हमारे दो हैं, ए और बी। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट, इस तरह से जो ब्रैकेट हम लगा रहे हैं, इसको हम बोलते हैं मोलर कंसंट्रेशन। क्या, मोलर कंसंट्रेशन। तो ए एक रिएक्टेंट है, उसकी मोलर कंसंट्रेशन ये हो गया, प्लस दूसरा रिएक्टेंट उसकी मोलर कंसंट्रेशन ये हो गया, इन दोनों का प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं आर से, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के एफ फॉरवर्ड प्रोसेस के लिए इक्विलिब्रियम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के एफ इंटू ए एंड बी, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी। ठीक है भाई, इसी तरीके से हम यदि इसका बैकवर्ड लें, मतलब इक्विलिब्रियम आ जाए इस प्रोसेस में, जब फॉरवर्ड प्रोसेस और बैकवर्ड प्रोसेस की स्पीड आपकी इक्वल हो जाए, तो हम बैकवर्ड प्रोसेस के लिए मैं दूसरी कंडीशन में क्या मानता हूँ, रेट ऑफ बैकवर्ड, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन हम कह सकते हैं, स्पीड ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। तो इसको हम लोग दिखाएंगे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट क्या है, सी और डी, तो इनकी मोलर कंसंट्रेशंस का प्रोडक्ट। और इसको फिर हम लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू के बी, ये बैकवर्ड प्रोसेस के लिए है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी। ठीक है भी, तो इसको इक्वेशन 1 कह दिया मैंने, मान लो इसको इक्वेशन 2 कह दिया यहाँ पे। अब जब इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाता है, एट इक्विलिब्रियम वी नो
हमें पता है, क्योंकि देखो वी नो दैट एट इक्विलिब्रियम rate of forward process is equal to rate of backward process। बोलो हाँ या ना? फॉरवर्ड प्रोसेस और बैकवर्ड प्रोसेस, या फिर सिंपली कहते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शंस की रेट स्पीड क्या हो जाती है? इक्वल होती है। तो यहाँ से फिर हम क्या लिख सकते हैं? KF इंटू मोलर कंसनट्रेशन ऑफ A इंटू मोलर कंसनट्रेशन ऑफ B इज इक्वल टू KB इंटू मोलर कंसनट्रेशन ऑफ C इंटू मोलर कंसनट्रेशन ऑफ D। और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? KF अपॉन में KB। इसको यदि रीअरेंज करें तो हम लिख सकते हैं मोलर कंसनट्रेशन ऑफ C इंटू मोलर कंसनट्रेशन ऑफ D डिवाइडेड बाई मोलर कंसनट्रेशन ऑफ A इंटू मोलर कंसनट्रेशन ऑफ B। इसको जो फॉरवर्ड प्रोसेस के लिए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और बैकवर्ड प्रोसेस के लिए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट से इनकी वैल्यूज़ को हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे? KC। क्या लिख दिया हमने? KC मोलर कंसनट्रेशन ऑफ C इंटू मोलर कंसनट्रेशन ऑफ D डिवाइडेड बाई मोलर कंसनट्रेशन ऑफ A इंटू मोलर कंसनट्रेशन ऑफ B। और इसको हम क्या कहेंगे? KC को, वेयर KC इज नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। समझ में आई बात? KC क्या है हमारा? KC यहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ठीक है बच्चा लोगों, KC हमारा क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू इस तरह से हमारे पास आ जाती है। ये हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिफाइन भी करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। कैसे डिफाइन करोगे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। रेशियो है किसका? किसी भी रिएक्शन में जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उनकी मोलर कंसंट्रेशंस का प्रोडक्ट, उनका गुणा, और डिवाइडेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ गुणा ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। सिंपल है। तो इसको आप लोग वर्ड्स में लिख सकते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर ए रिएक्शन इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स विद प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। क्लियर? गेटिंग? नो डाउट। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसी रिएक्शन में इसी तरह से मान लेते हैं एक और कंडीशन। देखो ये तो एक जनरल इक्वेशन थी जहाँ पे मोलर कंसंट्रेशन, ये जो था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स यूनिटी लिया था मैंने। हम यदि एक और रिएक्शन अज्यूम करते हैं, A मोल्स ऑफ A, स्मॉल a मतलब नंबर ऑफ मोल्स, रिएक्ट विद B मोल्स ऑफ B टू फॉर्म C मोल्स ऑफ C एंड D मोल्स ऑफ D। और इसका बैकवर्ड रिएक्शन ये है। इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पे आ गया मान लेते हैं। तो मैं अब सीधी बात करता हूँ कि यदि हम इस रिएक्शन के लिए KC लिखना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू राइट डाउन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन, देन हाउ कैन वी राइट? तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं बेटा लोगों? हम लोग लिख सकते हैं कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C, प्रोडक्ट्स की मोलर कंसंट्रेशंस रेज टू द पावर इक्वल टू देयर कोफिशिएंट्स। ध्यान रखना वो जो कोफिशिएंट है यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, वो उनकी पावर्स आ जाएंगे फिर, है ना। और यहाँ पे हम लिख देंगे मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A रेज टू द पावर A, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B रेज टू द पावर B। समझ में आई बात सभी को? तो इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं किसी भी रिएक्शन के लिए जिसमें यदि कोफिशिएंट्स हैं तो वो फिर वहाँ पे पावर्स में आएंगे। ठीक, तो अब एक और डेफिनेशन आप दे सकते हो यहाँ से भी, इसको यदि वर्ड्स में लिखना चाहो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एनी रिएक्शन इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो बेटा? रेशियो ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज टू द पावर इक्वल टू देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स विद मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर इक्वल टू देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। क्लियर है? समझ में आता है? सब लोग इस तरह से दिखा सकते हैं। चलिए तो यहाँ तक एक बार नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नोट डाउन कर लो एक बार फटाफट, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए तो इस तरह से आप लोग
कर सकते हैं। ये क्या हो गया हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन और उसकी एप्लीकेशंस। लॉ ऑफ मास एक्शन से हम लोग क्या निकाल सकते हैं भाई, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लिख सकते हैं किसी भी रिएक्शन के लिए इस तरीके से। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यूज़ तक हम पहुंच गए। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, सिंपल क्वेश्चंस, जिसकी मदद से हमें ये समझ में आएगा कि जो हम पढ़ रहे हैं इसका यूज़ क्या है। ठीक है बेटा, या उसके लिए एक अलग वीडियो मुझे लगता है हमें बना लेना चाहिए, जिसमें सिर्फ हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। चलिए, थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स की।